नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। बीजेपी आरएलडी गठबंधन पर जयंत चौधरी का बयान सामने आया है। गठबंधन पर जयंत चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि किस मुंह से इनकार करूं। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रही, जहां आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी का गठबंधन को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। तो वही उन्होंने अपने बयान में यह भी कहा कि किस मुंह से इनकार करूं, बीजेपी से गठबंधन से इनकार नहीं। बीजेपी आरएलडी गठबंधन पर जयंत चौधरी का ये बड़ा बयान, इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। आपको बता दें कि कितनी सीट मिल रही है ये मसला नहीं है। उन्होंने कहा कि आज का फैसला पीढ़ी दर पीढ़ी याद रहेगा। बीजेपी से गठबंधन से इनकार नहीं। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। बीजेपी आरएलडी गठबंधन पर जयंत चौधरी का बड़ा बयान। मुझे इतना वजन ना दें, चुनाव हारे हों जीते हों, मैं गठबंधन में जा रहा हूं। कितनी सीट मिल रही है ये कोई मसला ही नहीं। आज को वो फैसला लिया गया है जो पीढ़ी दर पीढ़ी याद रहेगा। चौधरी चरण सिंह के वैचारिक दृष्टिकोण को, उनके संघर्षों को, उनके किए गए कार्यों को हमेशा जिंदा रखने वाला फैसला है। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी का ये बड़ा बयान भी आपने सुना, जहां उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि आज का फैसला पीढ़ी दर पीढ़ी याद रहेगा। तो वही उन्होंने कहा कि बीजेपी से गठबंधन से इनकार नहीं है। बीजेपी आरएलडी गठबंधन पर जयंत चौधरी का बड़ा बयान। तो आपको बता दें कि उन्होंने ये भी साफ तौर पर कहा कि किस मुंह से इनकार करूं जब गठबंधन का सवाल उनसे किया गया। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कितनी सीट मिल रही है ये मसला नहीं, लेकिन आज का फैसला पीढ़ी दर पीढ़ी याद रहेगा। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न सम्मान देने के ऐलान के बाद से ही उन्होंने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार प्रकट किया और उसके बाद अब उनका ये बयान, इस वक्त की ये बड़ी खबर। तो बीजेपी आरएलडी के गठबंधन को लेकर के उन्होंने बड़ा बयान दिया है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि कितनी सीट पर हम मैदान में उतरेंगे ये मसला नहीं है, लेकिन आज का जो फैसला वो पीढ़ी दर पीढ़ी याद रहेगा। गठबंधन पर जयंत चौधरी ने ये बड़ा बयान दिया है और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि किस मुंह से इनकार करूं। हालांकि अभी कितनी सीट मिल रही है ये मसला नहीं, उन्होंने ये भी साफ तौर पर जाहिर किया और साथ ही कहा कि बीजेपी से गठबंधन से इनकार नहीं है। तो लगातार इतने दिनों से जो चर्चाएं थी कि बीजेपी आरएलडी का गठबंधन हो सकता है, अब उनका बड़ा बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि किस मुंह से इनकार करूं। साथ ही उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि कितनी सीट मिल रही है ये मसला नहीं है, लेकिन आज का जो फैसला वो ऐतिहासिक और ये पीढ़ी दर पीढ़ी याद रहेगा। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न सम्मान देने के ऐलान के बाद अब उनकी ये प्रतिक्रिया और इस वक्त की ये बड़ी खबर। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां उन्होंने ये भी साफ तौर पर स्पष्ट किया है कि बीजेपी से गठबंधन से इनकार नहीं है और ना ही ये मसला है कि कितनी सीटें मिल रही हैं, लेकिन आज बेहद महत्वपूर्ण यही कि आखिर आज का जो फैसला है वो पीढ़ी दर पीढ़ी याद रहेगा। तो वही खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चौधरी चरण सिंह, नरसिम्हा राव समेत एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न दिए जाने का ऐलान किया है, जिसे लेकर एक और आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने इस कदम का स्वागत करते हुए दिल जीत लेने की बात कही। तो वहीं इस पर कौशल विकास राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल का क्या कुछ कहना है, हमारे संवाददाता अनूप कुमार सिंह की रिपोर्ट देखिए। हमारे साथ मंत्री कपिल अग्रवाल जी हैं। सर, आज सबसे बड़ा दिन है क्योंकि आज किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का पीएम मोदी ने ऐलान कर दिया। देखिए, मेरे लिए तो बहुत ही प्रसन्नता का विषय है, चूंकि मैं मुजफ्फरनगर विधायक हूँ, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हूँ और चौधरी चरण सिंह जी कर्मभूमि मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, बागपत, मेरठ, बुलंदशहर, हापुड़, ये सब उनकी कर्मभूमि रही है, अमरोहा, अलीगढ़। तो लगातार किसानों के लिए संघर्ष करते रहे और खेत खलिहान से लेकर के सदन तक, यानी विधानसभा तक, विधानसभा से लेकर लोकसभा तक।
चाहे सदन में रहे हो चाहे सदन से बाहर रहे हो, किसानों की आवाज को हमेशा उठाते रहे और भारतीय जनता पार्टी किसान सम्मान दिवस के रूप में हमेशा उनकी जयंती मनाती रही। आज निश्चित रूप से उनको भारत रत्न देकर के आदरणीय चौधरी चरण सिंह को, आदरणीय पी नरसिंह राव जी को, स्वामीनाथन जी को, ये चुनिंदा लोग जो वास्तव में इस सम्मान के पात्र रहे हैं, आदरणीय लालकृष्ण अडवाणी जी को, कर्पूरी ठाकुर जी को, जिस प्रकार से भारत रत्न देने की श्रृंखला माननीय प्रधानमंत्री शुरू की है, वो वंदन और अभिनंदन के पात्र हैं। प्रधानमंत्री जी, मैं उनका बहुत हृदय गहराई में धन्यवाद करता हूं कि एक एक व्यक्ति को जो योग्य हैं उनको चुन करके और भारत रत्न देना, ये निश्चित एक बड़ी उपलब्धि है और प्रधानमंत्री जी भी एक बहुत शानदार तरीके निर्णय लेते हैं, बधाई के पात्र। जयंत चौधरी कह रहे हैं दिल जीत लिया। हाँ, तो स्वाभाविक है, उनके बाबा जी के लिए ये भारत रत्न मिलना तो निश्चित रूप से एक बड़ी बात है, तो दिल जीतने बात जैसी बात तो है ही, पर जयंत जी ने इसका स्वागत किया है, मैं उनका स्वागत करता हूँ। लेकिन उनका दिल तो सपा के साथ में था। उस कहीं भी रहे, ये विषय नहीं है। ऐसा नहीं है कि सपा के साथ है तो भाजपा दिल नहीं जीत सकती, ऐसा नहीं हो सकता। भाजपा ने दिल जीता है, आदरणीय प्रधानमंत्री ने निर्णय लिया है, तो और जयंत जी ने दिल जीतने की बात की है, तो उनका मैं धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ। क्या आरएलडी और एनडीए की दूरियां अब तो बिल्कुल रास्ते साफ हो गए हैं? अब ये विषय भी स्पष्ट नहीं हुआ, हमारी पार्टी के नेतृत्व का जैसा निर्णय हुआ उसका हम स्वागत करें। पीवी नरसिम्हा राव को भी भारत रत्न देने का ऐलान किया है। पता है, पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न देना, चूंकि उनका जीवन सामाजिक संघर्ष के लगातार रहा, देश के प्रधानमंत्री रहे हैं और ईमानदारी के साथ अपनी सत्ता सरकार उन्होंने चलाने का काम किया है, तो आज उनका भी निर्णय, उनके लिए भी निर्णय इस पक्ष में हुआ, तो उनका स्वागत करें। एक आखिरी सवाल है, विपक्ष कह रहा है कि चुनाव को देखते हुए सब निर्णय लिए जा रहे हैं। विपक्ष कहने दो, विपक्ष बात कहने को बचा नहीं है। विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं है, ना सदन में बोलने के ऊपर कोई विषय है, ना बजट में बोलने का विषय है। राज्यपाल बोलती है तो राज्यपाल का वो गो बैक के नारे लगाते हैं। एक महिला है, इतनी वरिष्ठ महिला है, राज्यपाल है, राज्यपाल सबकी होती है, पूरे प्रदेश का वो गौरव है, उनका गो बैक के नारे लगाते हैं, तो विपक्षी हमको चिंता नहीं है। हम अपना काम ठीक कर रहे हैं, अपनी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, ये काम हमारा है। शुक्रिया। तो कुल मिला के जिस तरीके से पीएम मोदी ने आज ट्विटर से एक किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का ऐलान करने के बाद कहीं न कहीं विपक्ष हमलावर है कि चुनाव से पहले आरएलडी के जो जनक कहे जाते हैं, किसानों के जो मसीहा कहे जाते हैं, ऐसे में प्रधानमंत्री को भारत रत्न देने का ऐलान मतलब कहीं न कहीं आरएलडी और एनडीए के गठबंधन का रास्ता साफ हो चुका है। कैबसन रियाज के साथ उनम सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। मोदी सरकार ने बड़ा ऐलान करते हुए चौधरी चरण सिंह, नरसिम्हा राव और एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न से सम्मानित करने का ऐलान किया है, जिसे लेकर प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक समेत सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का बयान सामने आया है। बहुत बधाई। और चौधरी चरण सिंह जी के लिए मांग समाजवादियों ने भी की थी अभी कुछ दिन पहले, आपको याद होगा। और जितने लोगों को भी भारत रत्न मिला है, मैं उनको बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जितने भी किसान नेता और जितने भी दलों ने जो समय समय पे मांग की थी, उन सबको बधाई और धन्यवाद, जिनकी के परिणाम आज दिखाई दे रहा है कि देश के पूर्व में रहे प्रधानमंत्री, किसान नेता, और उन्होंने पूरी जिंदगी अपनी लगा दी थी गरीब किसान को खुशहाली के रास्ते पे लाने के लिए। उनको अपना परिवार का सदस्य मानते थे। पूरे देश के किसानों में हर्षोल्लास की लहर है, चारों तरफ से बधाइयाँ, शुभकामनाएं प्राप्त हो रही हैं। मैं ऐसे अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं और पूरे किसान समाज को, पूरे देश के किसानों को, खासकर उत्तर प्रदेश के किसानों को बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं देता हूं। देखिए, हल्द्वानी की घटना दुखद है, वहाँ की सरकार उस पर नियंत्रण पा रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में इस प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। हम पूरी तरह से सतर्कता के साथ काम। तो वही मुख्यमंत्री के आदेश के बाद भी चुनावी रंजिश और जमीन के मामले में लगातार आपराधिक वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। झांसी जिले के पुंछ में एक परिवार को फर्जी मुकदमों में फंसाने का मामला सामने आया, तो वही पीड़ित परिवार ने मौजूदा प्रधान पर पुलिस से मिलीभगत कर परिवार को फर्जी तरीके से फंसाने का आरोप लगाया है। तो वही इस मामले में न्याय के लिए पीड़ित परिवार जल्द ही मुख्यमंत्री से मुलाकात कर शिकायत दर्ज करवाएगा। क्षेत्र पुंछ के खिल्ली ग्राम में एक ही समुदाय के दो पक्षों में लड़ाई हुई है, जिस लड़ाई में ये बात चर्चा में है कि इसमें फायरिंग हुई है। इस संदर्भ में जांच की गई
तो जांच में ये बातें निकल के आई कि दोनों पक्षों में मारपीट हुई है, फायरिंग नहीं हुई है। इस संदर्भ में दिनेश नामक व्यक्ति जिसको बताया गया कि गोली लगी है, उसका CSC मोड में मेडिकल कराया गया। तो मेडिकल में डॉक्टर ने फायर आर्म इंजरी की कोई बात नहीं कही, लाठी डंडे की चोट की बात बताई है। और इस संदर्भ में इनके द्वारा जो भी प्रार्थना पत्र दिया जा रहा है उसकी जांच की जाएगी। जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उस आधार पर विधिक कार्रवाई कराई जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ संदेश दिया कि कोई भी पुराने मामले हो, रंजिश के मामले हो या फिर जमीनी मामले हो, इसमें पुलिस गंभीरता से जांच करे और जो निर्दोष हैं उन्हें बरी करके जो भी दोषी हैं उन्हें जेल भेजे। लेकिन इसका असर उत्तर प्रदेश में किसी भी कोने पर साफ तौर पर नजर नहीं आता। मलियाबाद में पुरानी रंजिश में 3 लोगों की हत्या कर दी गई, लेकिन इसी तरह के कई मामले और भी हैं जिसमें पुलिस की लापरवाही से बड़ी घटना को अंजाम दिया जा सकता है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, झांसी के पुंछ इलाके से हैं, जहां पर एक वारदात हुई, उसको लेकर पुलिस के पास भी गए, लेकिन पुलिस ने इस मामले को उतनी गंभीरता से नहीं लिया। क्या हुआ था 7 फरवरी को और पुलिस ने इसमें 307 का मुकदमा लिखाए जाने की हत्या के प्रयास का, किस तरह का मामला है और कब से ही चल रहा है पुराना? सर, मेरा नाम नीरेंद्र सिंह है और मैं झांसी जिला का रहने वाला हूं। थाना पूंछ लगता है, मेरा ग्राम खिल्ली है। 7 तारीख को प्रधान और कुछ लोगों में वहां पे मारपीट का मामला हुआ, जिसमें कि प्रधान द्वारा पुलिस बुलाई गई। पुलिस ने आने के बाद मौका मुआयना किया और मौका मुआयना करने के बाद उन्होंने उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट दी। जो प्रधान ने आरोप लगाया था कि यहाँ फायरिंग हुई है, मारपीट हुई है, लेकिन जब पुलिस ने उसमें जांच की तो माननीय SP आर्य साहब ने बयान दिया कि यहाँ पर कोई फायरिंग नहीं हुई है और ना ही कोई ऐसी घटना हुई है। द्विपक्षीय हल्की फुल्की मारपीट का मामला था, जिसमें मेडिकल रिपोर्ट का भी जिक्र किया है SP आर्य साहब ने। इसके बावजूद जो है 24 घंटे के अंदर हमारे पास वीडियो है घटनास्थल के मुआयने का, SP आर्य साहब का बयान का। इसके बावजूद 24 घंटे के अंदर घटनास्थल बदल दिया जाता है। 3 लोगों के खिलाफ, जिसमें मेरे खिलाफ, मेरे भतीजे के खिलाफ, मेरे लड़के के खिलाफ 307 और 452 की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है, जबकि 452 घर में घुसकर मारने की धारा होती है। जबकि वहां पे जो पता चला है, जो घटना हुई है कि वो मैदान में हुई थी कहीं और मारपीट की मामला था, उसमें 307 दर्ज कर दी। मेरा लड़का उस दिन लखनऊ में था, मैं परमानेंट लखनऊ में रहता हूँ 1.5 साल से, यहाँ मैं पत्रकारिता करता हूँ और मेरा लड़का लखनऊ में था। उसके CCTV फुटेज हैं। परसों मेरे लड़के का UPSC का पेपर है। इसके बावजूद पुलिस ने उसे 307 और 452 में फंसा दिया। उसके भविष्य को बर्बाद करने पर पुलिस तुली हुई है। CCTV फुटेज का भी जिक्र आया था, क्या उस घटना के कोई CCTV कैमरे हैं आपके पास, फुटेज हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें एक कार दिखाई दे रही है, मेरे जैसी कार है, उसमें ऐसी कार मेरे पास है। वो रमाकांत यादव के मकान से, खिल्ली में एक रमाकांत यादव हैं, उन्होंने भ्रष्टाचार से करोड़ों अरबों रुपए कमाया है। उनके भ्रष्टाचार की मैंने शिकायत की है। वो एक रेलवे में TC हैं, इसके बावजूद उनके पास 20 ट्रक, गांव में 50-100 बीघा जमीन, झांसी में करोड़ों अरबों की संपत्ति उनके पास है। तो मैंने उनकी शिकायत की थी। तो मेरे जैसी मिलती जुलती कार निकलती है तो वो CCTV फुटेज निकाल के दे देते हैं कि साहब घटना करके भाग रहा है। वो प्रधान के आदमी है और उनके षड्यंत्र में उसके साथ शामिल रहते हैं। आपके ऊपर भी मुकदमे दर्ज होते रहते हैं, कई मुकदमे आप पे दर्ज हैं, गैंगस्टर तक की कार्रवाई की गई, उसके पीछे क्या वजह है? सर देखिए, एक मुकदमा था पहले, एक छोटा सा, जिसमें हाईकोर्ट से स्टे था। इसके बावजूद षड्यंत्र करके मेरे ऊपर गैंगस्टर एक्ट लगा दिया गया। मेरे गैंगस्टर एक्ट में भी जो है हाईकोर्ट से स्टे है। इसके बावजूद मुझे गैंगस्टर अपराधी कह के बार बार अपमानित करने की कोशिश की जाती है और पुलिस इसमें कोई एक्शन नहीं लेती है। गैंगस्टर अपराधी उसको कहते हैं जो जिस पे गैंगस्टर सिद्ध हो गया हो। मेरे गैंगस्टर पे भी हाईकोर्ट से स्टे है और पुलिस का कहना है कि चूंकि आप पे गैंगस्टर लगी है तो इसलिए आप पे मुकदमे दर्ज होते रहेंगे, आप बच नहीं पाओगे। स्कूल से क्या संबंध है? ये स्कूल का जिक्र बार बार क्यों आता है? स्कूल से मेरा कोई संबंध नहीं है। मैं 2 साल पहले स्कूल का प्रबंधक था। युग निर्माण समिति के नाम से वो अर्ध सरकारी स्कूल है, सरकार से मान्यता प्राप्त स्कूल है। मैं 2 साल पहले उसका प्रबंधक था। जब मुझ पर गैंगस्टर एक्ट लगाया गया, मैंने तत्काल इस्तीफा दे दिया था। ना उसका मैं मेंबर हूं, ना मेरी वो निजी संपत्ति है। मौजूदा प्रधान पर जमीनी मामलों में, खनन के मामलों में आरोप आप लगाते रहते हैं, क्या तथ्य हैं आपके पास? अब तक क्या कहीं शिकायत भी की है आपने इस मामले में? जी देखिए, खिल्ली ग्राम में क्या है कि करीब 20 मकान जो है, करोड़ों के मकान वन विभाग की भूमि पर बने हुए हैं, जिसकी शिकायत मेरे परिवार वालों ने की थी। वहाँ वन विभाग में एक संदीप नाम के कर्मचारी हैं जिन्होंने उसकी जांच की थी। DFO के आदेश से वहाँ पे मुआयना हुआ था और 20 मकान करीब उसमें वन विभाग में बने हुए पाए गए थे। तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं कोई भी अधिकारी। और इसी मामले को लेके उन्होंने काउंटर में जो है कई प्रकार की षड्यंत्र वो लोग हमारे खिलाफ करते रहते हैं और इसमें कोई कार्रवाई अभी तक अधिकारियों ने नहीं की है।
बालू का भी प्रधान अवैध खनन करता है, जिसका वीडियो मीडिया में जारी हुआ था, उसमें भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। वन विभाग की मिट्टी का अवैध खनन प्रधान ने किया। जब संदीप कर्मचारी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि देखेंगे, ऐसे किसी पे कार्रवाई नहीं हो जाएगी तुम्हारे कहने से। जब मैंने सारे तथ्य दिए, इसके बावजूद ना ही मिट्टी खनन में ना ही बालू खनन में प्रधान पे कोई कार्रवाई आज तक नहीं। तो ये तथ्य लेकर आप क्या ऊपर जाएंगे, मुख्यमंत्री से शिकायत करेंगे? जी बिल्कुल, मेरे पास सारे सबूत हैं। मैं जितनी भी बातें बोल रहा हूँ, मेरे पास सबका लीगल डॉक्यूमेंट है। मैं मुख्यमंत्री जी के यहाँ जाऊंगा और जहां जहां मेरी सुनवाई की मुझे आशंका होगी कि मेरी यहाँ सुनवाई हो सकती है, मुझे आशा होगी, मैं हर प्लेटफॉर्म पे जाऊंगा और इसको पूरी तरह से जो है इसकी लड़ाई को अंत तक लड़ूंगा मैं। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। देखिए, ये वो लोग हैं जो दर दर भटकते हैं अपने जिले से लेकर प्रदेश तक, और अभी हाल ही में, क्योंकि मौजूदा समय में सत्र चल रहा है, बजट सत्र चल रहा है, और आवाज भी उठाई गई कि पत्रकारों को सुरक्षा के लिए एक बिल लाया जाए। फिलहाल लेकिन ऐसे मामले लगातार पूरे प्रदेश से देखने को मिलते हैं, जहां पर अवैध रूप से खनन चल रहा है, और लेकिन जब उसकी आवाज उठाई जाती है तो उन्हें झूठे मुकदमों में फंसा दिया जाता है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ तौखीर किदवई, जनता टीवी, लखनऊ। एक तरफ लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर हैं, तो दूसरी ओर कागजी ओबीसी पर घमासान मचा हुआ है। दरअसल राहुल गांधी ने अपने एक बयान में मोदी के ओबीसी पर वाले बयान पर टिप्पणी की है, जिसे लेकर सुभाषपा अध्यक्ष अरुण राजभर का बयान सामने आया है। श्री राहुल गांधी जी लगातार ओबीसी वर्ग के हिमायती बनने की कोशिश कर रहे हैं। 55 साल तक देश की सत्ता में स्थापित रहे, लेकिन ओबीसी वर्गों के हितों के बारे में कभी उन्होंने सोचने का प्रयास नहीं किया। पहली बार देश के प्रधानमंत्री ओबीसी वर्ग से बने तो कांग्रेस पार्टी के पेट में दर्द शुरू हो गया और उन्होंने लगातार ओबीसी वर्गों को टारगेट करना शुरू कर दिया। 55 साल तक राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा नहीं दे पाए। 55 वर्ष तक रोहिणी कमीशन का गठन करके ओबीसी वर्गों को उनकी बराबरी के अनुपात में आरक्षण की व्यवस्था नहीं कर पाए। नीट में आरक्षण ओबीसी वर्गों को कांग्रेस पार्टी नहीं कर पाई, और पूरे देश में ओबीसी वर्गों के लिए तमाम योजनाएं जो एनडीए सरकार दे रही है, जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है, वो कांग्रेस पार्टी नहीं दे पाई। जमीन नहीं बची। जब ओबीसी वर्गों ने इनका साथ छोड़ दिया, दलित वर्गों ने इनका साथ छोड़ दिया, आदिवासी वर्गों ने इनका साथ छोड़ दिया, तो इनको ओबीसी वर्ग दिखाई देने लगा। इसीलिए कांग्रेस पार्टी के लोग लगातार रॉकेट लॉन्चिंग करना चाहते हैं श्री राहुल गांधी को। वो लॉन्चिंग जो है हमेशा धराशायी हो जा रहा है। प्रदेश और देश की जनता इस बात को जान रही है कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी उन्हीं विचारधाराओं की लड़ाई लड़ रही है, जिन विचारधाराओं की लड़ाई माननीय कांसीराम साहब लड़ते थे। और रुक करेंगे 4 मिनट में 18 मंडल की खबरों का। बदायूं में हल्द्वानी प्रकरण को लेकर हुआ अलर्ट। मस्जिद और विभिन्न संवेदनशील स्थानों पर एसएसपी ने किया भ्रमण, लोगों से सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने की अपील। हल्द्वानी की घटना के बाद फर्रुखाबाद पुलिस प्रशासन हुआ अलर्ट। चप्पे चप्पे पर हुई पुलिस तैनात। संवेदनशील इलाकों की ड्रोन कैमरे से रखी जा रही निगरानी। हल्द्वानी में हुए आगजनी को लेकर मुजफ्फरनगर भी अलर्ट मोड पर। डीआईजी, डीएम, एसएसपी ने पुलिस फोर्स के साथ सुरक्षा की दृष्टि से पैदल मार्च किया। लोगों को प्रशासन की सुरक्षा का दिलाया एहसास। सुल्तानपुर में बीजेपी किसान मोर्चे के जिला कार्यालय पर हुई बैठक में ग्राम परिक्रमा यात्रा कर लोगों तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने के दिए निर्देश। बैठक में प्रदेश मंत्री और जिला प्रभारी रही मौजूद। फर्रुखाबाद में पेट से लटका मिला युवक का शव, परिजनों में मचा कोहराम। पुलिस ने शव का कराया पोस्टमार्टम। आजमगढ़ में तिलक कार्यक्रम में घुसी कार की चपेट में 17 लोग आकर हुए घायल। घटना के बाद घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बहराइच में मदरसे के छात्रों ने खाया जहरीला फल, 10 छात्रों की बिगड़ी हालत। आनन फानन में अस्पताल में कराया गया भर्ती। पीलीभीत में योगीराज में गौशाला में गौवंश के शवों की दुर्दशा। 1 दर्जन के करीब मृत मिले गौवंश, एक दूसरे को बचाने में लगे जिम्मेदार अधिकारी। आजमगढ़ में जनप्रतिनिधि को गोली मारकर बदमाशों ने की हत्या। चुनावी रंजिश को लेकर हत्या की जताई गई आशंका। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इटावा में तेंदुए का कहर जारी। जंगल में बकरी को बनाया अपना शिकार। तेंदुआ जंगल में होने की बात वन विभाग ने नहीं की स्वीकार।
महोबा में खराब डंपर से टकराकर 24 घंटे के अंदर 3 मौत। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के भिजवाया। घटना के बाद लोगों में दिखा आक्रोश। फिरोजाबाद में पक्की सड़क निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीणों ने जताया आक्रोश। डीएम को सौंपा ज्ञापन। कहा, चुनाव के दौरान हर प्रत्याशी सड़क निर्माण का दिलाता है भरोसा। मैनपुरी में पत्नी के साथ मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। पत्नी ने पति के खिलाफ थाने में दी तहरीर। पति घटना को अंजाम देकर मौके से फरार। कासगंज हवालात में बंद आरोपी ने लगाई फांसी। पुलिस ने आरोपी को अस्पताल में कराया भर्ती। मामले से बचती नजर आ रही पुलिस। युवक के गले पर मिले हैं निशान। आगरा में स्टेट जीएसटी की छापेमारी। दुकानों पर पड़ा छापा। जीएसटी टीम के डर से नहीं खुली अन्य दुकान। चंदौली में अस्पताल में मानवता शर्मसार की वीडियो। महिला के कंधों पर जाते दिखा मरीज। वीडियो हुआ वायरल। चिकित्सक ने साधे छुट्टी। अमेठी में फांसी से लटका मिला विवाहिता का शव। दंपत्ति में काम करने को लेकर हुआ था विवाद। शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी पुलिस। फिरोजाबाद में सामुदायिक शौचालय में लगा हुआ है ताला। अधिकारियों ने खुले में शौच मुक्त ओडीएफ घोषित कर भेजी शासन को रिपोर्ट। खुले में चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। यहाँ पे रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।